हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इन्वायरमेंट एजुकेशन की सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सेकेंड टॉपिक भी है। अब ये जो टॉपिक है वो है आपका इको टूरिज़्म। इको टूरिज़्म, पर्यावरण पर्यटन, ये आपके सिलेबस में है। इससे संबंधित जो भी डिटेल है वो हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, इको टूरिज़्म होता क्या है। इको टूरिज़्म में दो शब्द हैं, पर्यावरण और पर्यटन। विभिन्न पर्यावरण में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं और वहाँ की स्पीशीज़, वनस्पति, वहाँ का एरिया किसी विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया है प्रकृति द्वारा। तो अब उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए हम जब भी इस तरीके के क्रियाओं को करते हैं तो हमें वहाँ पर सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण पर्यटन के रूप में बहुत सारी विशिष्ट जगहें उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसको देखा जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है। अब पर्यावरण उद्योग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है, क्योंकि इसके थ्रू जो भी इनकम होती है या जो भी सांस्कृतिक एक्सचेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है, ये बहुत ही बड़े लेवल पर है। और आप सब भी जानते हैं कि भारत जो है वो बहुत ही विविधता का देश है, सांस्कृतिक रूप से, वानस्पतिक रूप से, किसी भी तरीके से अगर आप देखें भाषाई रूप से, तो यहाँ पे बहुत ही अधिक विविधता पाई जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए इको टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट आया। इसमें कुछ परिभाषाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये परिभाषाएं एक सोसाइटी के द्वारा दी गई थी और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकती हैं। तो इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है वो इंटरनेशनल इको टूरिज़्म सोसाइटी की तरफ से दी गई, जो कि 1991 में दी गई। अब इस परिभाषा के तहत बताया गया कि पर्यावरण पर्यटन प्राकृतिक क्षेत्रों की वह दायित्वपूर्ण यात्रा है जिससे पर्यावरण संरक्षण होता है और स्थानीय लोगों में खुशहाली होती है। अब देखिए, पर्यावरण पर्यटन में सिर्फ यही नहीं है कि हम पर्यटन की दृष्टि से वहाँ जाएं, ये एक बहुत ही दायित्वपूर्ण यात्रा होती है जिसमें वहाँ की चीज़ों को संरक्षित करने के लिए भी दायित्व हमारे ऊपर होता है। साथ ही जो स्थानीय लोग होते हैं उनको वहाँ पे इनकम मिलती है और उनको वहाँ पे उन सब चीज़ों से खुशहाली मिलती है। एक अन्य परिभाषा है जो कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO की तरफ से दी गई थी, जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण पर्यटन के अंतर्गत अपेक्षाकृत अबाधित प्राकृतिक क्षेत्रों की ऐसी यात्रा शामिल है जिसका निर्दिष्ट लक्ष्य प्रकृति का अध्ययन और सम्मान करना तथा वनस्पति और जीव जंतुओं के दर्शन का आनंद लेना तथा साथ ही इन क्षेत्रों से संबद्ध सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करना भी है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि पर्यावरण पर्यटन के थ्रू आप वहाँ की प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा करें, वहाँ के जीव जंतुओं, वनस्पतियों का आनंद लें, साथ ही वहाँ पर जो भी संस्कृति है, चाहे आप देखिए ईस्ट में चले जाइए, इंडिया के नॉर्थ में चले जाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी चले जाइए, हर जगह अपनी संस्कृति है, हर जगह वहाँ का अपना खान पान कल्चर सब अलग अलग है, तो उसका आनंद भी इसके थ्रू लिया जाता है। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं पर्यावरण पर्यटन की। तो पर्यावरण पर्यटन की विशेषताओं में ये मुख्य है कि वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा आकर्षण केंद्र होना चाहिए जो प्राकृतिक रूप से बनाया गया हो या बना हो। इस तरीके से फिर इसमें यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य होने चाहिए, वनस्पति जीव जंतुओं को देखने के साथ साथ सांस्कृतिक झलक भी लोगों को मिलनी चाहिए। पर्यटन करने वाले का समूह छोटा होना चाहिए, क्योंकि सीमित संख्या में ही हम उसका आनंद ले सकते हैं और सारी गतिविधियों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मनोरंजन की ये सुविधाएं सुखद अनुभव ही नहीं देती हैं, बल्कि हमें एक तरीके से हमारी जो सोच है उस सोच में भी परिवर्तन लाती हैं कि क्या हम प्रकृति के तरफ कितना सम्मान रखना चाहिए, हमको क्या हमारे दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, इसके अलावा होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है कि पर्यावरण पर्यटन के लिए जब भी आप किसी क्षेत्र पर जाएंगे तो वो हमेशा लोकल लेवल जगह से दूर ही होगा, जो कि प्राकृतिक क्षेत्र में बना होगा, मतलब भीड़ भाड़ से अलग होगा। समुद्री जीव भी वहाँ पर पाए जाएंगे। अगर आप ईस्ट कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर समुद्री जीवों के लिए संरक्षित किया जाता है उसको। तो ये विशेषताएं होनी चाहिए जब भी हम पर्यावरण पर्यटन की बात करते हैं।
अब देखिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इस समय भारत में पर्यावरण पर्यटन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूथ इसकी तरफ जा रहे हैं और इसको बहुत इंजॉय के फॉर्म में लेते हैं। तो साथ ही इसको डेवलप करने के लिए हमारी सरकार बहुत सारे कार्य कर रही हैं। करेंटली भारत में पर्यावरणीय पर्यटन के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, कितने हैं वो, ये सब का डेटा आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो कि इस बुक में जो दे रखा है वो डेटा आपको नहीं लेना है, या आप किसी भी बुक को रिफ़र कर रहे हैं अगर वो पुरानी है 2026 से 25 से पुरानी है तो आप उसके डेटा को नहीं लेंगे कि वर्तमान में हमारे पास कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यहाँ पर जो करंट डेटा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि वर्तमान में 573 वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 107 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स हैं। ये सब अलग अलग जगह पर हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लगभग 12 राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे पाए जाते हैं। और अंडमान एंड निकोबार में 97 वन्य जीव अभयारण्य हैं। सोच सकते हैं आप कि वहाँ का जो एरिया है वो कोस्टल एरिया है, समुद्रिक जीवन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। तो वहाँ पर जो वन्य जीव अभयारण्य हैं वो 97 हैं और एमपी में सबसे ज़्यादा है वो है 12। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के विवरण की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, इससे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से एक ना एक क्वेश्चन आपके समक्ष आ सकता है। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक आपको हिंदी में दिया है क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हैं, तो आप यहाँ से भी रिफ़र कर सकते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, गलगीबागा बीच गोवा में पाया जाता है और टाइडा आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में पाए गए हैं, कंजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व सिक्किम में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। तो ये एक नई पहल है जो कि सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य को डेवलप किया जा रहा है प्राकृतिक रूप से, और वहाँ पर जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनको संरक्षित किया जाता है, जिसका जो भी आनंद है, अनुभव है, वो आम जनता के लिए रखा गया है। अब देखिए, पर्यावरण पर्यटन के दौरान अगर आप गए हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए और आपको अपने मन में ये सब चीज़ें लेकर वहाँ पर जाना है। तो ये एक पर्यटन से जुड़ा क्षेत्र है जिसमें आप विभिन्न सांस्कृतिक सभ्यता के साथ साथ विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं, और आपको इसका ध्यान रखना है कि वहाँ के किसी भी जीव जंतुओं को, प्राकृतिक वनस्पति को आप नुकसान ना पहुँचाएं, ना ही वहाँ उनका दोहन करें। साथ ही प्राकृतिक अगर क्षेत्रों में आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ अगर आप जो भी खाने पीने का सामान लेके जा रहे हैं उसको आप वहाँ पर डिस्पोज ना करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही कॉमन होती जा रही है आजकल कि आप आनंद लेने तो चाहते हैं लेकिन अगर आप उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, सस्टेनेबल आप उसको नहीं रखेंगे, तरीके से नहीं वहाँ पर जाएंगे, तो वो आगे की पीढ़ियों के लिए उस तरीके से अवेलेबल नहीं होगी जैसे आपको वहाँ पर मिल रही है। तो ना ही वहाँ पर कोई भी सामान इधर उधर फेंकें, वहाँ पे जो कूड़ेदान हैं, वहाँ पे जो निश्चित किए गए के लिए जो डंपर जोन है वहाँ पर उन डंपिंग जोन में ही आप अपने कूड़े को फेंकें। साथ ही साथ वहाँ के जीव पर्यावरण को कुछ भी ना खिलाएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आप जो चीज़ें खा रहे हैं इस समय करेंटली जो फास्ट फूड है वो आपके लिए तो आप तो किसी तरीके से उस चीज़ को पचा ले जा रहे हैं, लेकिन वो वन्य जीव अभयारण्य के लिए वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, बहुत ही हैज़ार्डियस हो सकता है। तो ना ही आप उनको खिलाएं, ना ही वहाँ पर फेंकें, ना ही आप उन चीज़ों का दूसरे लोगों के लिए यूज़ करें। वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो खान पान है, आप उसका आनंद लें। ये सब बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी वानस्पतिक क्षेत्र में यात्रा करने जा रहे हैं तो कि वहाँ की वनस्पतियों को कभी भी अपने साथ लेकर ना आएं, क्योंकि अगर आप उसको लेकर आएंगे तो वो
और पहले तो डेवलप ही नहीं होगी आपके इलाके में, क्योंकि वो वहाँ के लिए ही डेवलप की गई है, वहीं वो पल बढ़ सकती है, ना कि वो आपके एरिया में बढ़ सकती है। दूसरा, जब आप वहाँ से ले जाएंगे तो वो सब खराब हो जाएगा, वहाँ का जो भी वनस्पति है वो सब खराब हो जाएंगे, तो ना ही उनका दोहन करें। इन बातों का ध्यान आपको रखना है। इस तरीके से ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं ये ध्यान में रखते हुए आप पर्यावरण पर्यटन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारा पर्यटन आजकल उद्योग फैला हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा विकसित होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। अगर हम बात करें कोस्टा रिका और बेलीज़ जैसे देशों की, तो वहाँ पे विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए ये बहुत बड़ा स्रोत है। और भी ऐसे इलाके हैं जैसे अंडमान निकोबार है इंडिया का, तो वहाँ पर पर्यटन के बेसिस पर ही सारी इकनॉमी है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे, सोचेंगे, तो अगर वहाँ पर्यटन नहीं होगा तो वहाँ पे की जो अर्थव्यवस्था है, इकनॉमी है, फाइनेंशियल जो अलाउंसेस हैं, वो सब वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम आर्थिक दृष्टि से पर्यटन पर ही निर्भर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन सब लक्ष्यों को साबित करना होता है और इन सब चीज़ों को साधते हुए ही हमें पर्यावरण लक्ष्य को, उद्योग को भी बढ़ाना होता है। अब देखिए, पर्यावरण पर्यटन का पर्यावरण पे क्या प्रभाव होता है। कभी कभी ये प्रभाव जो होता है वो पॉजिटिव हमारे लिए होता है, लेकिन नेगेटिव जो होता है वो वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के लिए होता है। कैसे नेगेटिव हो सकता है? अगर हम देखें तो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास हो रहा है, क्योंकि जब आप उस एरिया को डेवलप कर रहे हैं तो प्राकृतिक रूप से तो वो डेवलप है, लेकिन वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, वो जो लोग स्टे कर रहे हैं, उनके रहने खाने पीने के लिए, एडवेंचर जोन के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाता है और ये कंस्ट्रक्शन ही वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियों के ह्रास के लिए जिम्मेदार है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही उत्तरदायित्व हैं। साथ ही वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अगर जा रही है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ अमाउंट में जो गार्बेज है वो वहाँ पर डंप करते ही हैं, चाहे वो डायरेक्टली देखिए चाहे इनडायरेक्टली देखिए। तो इस तरीके से वहाँ के जो वन्य जीव हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो भी अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो आप ह्यूमंस में वो चीज़ देखते हैं वो अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही जो उनका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएँ हैं, वो सब नष्ट होती जाती हैं। प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स जा रहे हैं, इस तरीके के प्राकृतिक क्षेत्रों में अगर बहुत ज़्यादा पर्यटन बढ़ रहा है और अगर वहाँ पर नो व्हीकल जोन अगर नहीं स्पेसिफाई किया गया है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे वहाँ पर वायु प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन ये सब होने लगेगा। तो जब भी पीपल्स वैकेशन के लिए जाते हैं जनरली वो बहुत ही आराम की मुद्रा में होते हैं, वो ये सब चीज़ नहीं सोचते हैं कि किसी से हमको कोई परेशानी हो रही है कि नहीं, वो अपने मनोरंजन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ आजकल के यूथ को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इको टूरिज़्म की बात करते हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं और आप इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपकी बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखते हुए ही वहाँ पर जाना है। अब क्या हो सकता है, जैसे जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ये सब प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को दिखाते हैं। ट्रैफिक जाम और ग्रामीण परिवेश में गड़बड़ी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लोकल कोस्टल एरियाज़ में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है। ट्रांसपोर्ट का के लिए बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के रूप में वहाँ पर कंपेयर करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं होगी। और अगर बहुत ज़्यादा ही दबाव वहाँ पर बढ़ जाता है, जैसा कि आपने देखा भी है, सुना भी है, अभी मई जून का जो सीज़न आएगा इसमें जो हिल्स वाले जोन हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है टूरिस्ट का। तो उसकी वजह से क्या होता है, सारी रोड जैम हो जाती हैं, सारा वहाँ का, अब रोड जैम हो जाएंगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्टक जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के लिए के बाद अपने सुविधाओं के अनुसार से देखने लगेंगे और वो प्रकृति को नुकसान पहुँचाने लगेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं अगर पर्यावरण को हम सही तरीके से टूरिस्ट के लिए नहीं डेवलप कर रहे हैं। अब क्या जो हो रहे हैं, ये जो परिणाम आपको अभी तक डिस्कस किए गए हैं, इन परिणामों के समाधान क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द एड्रेसिंग द इम्पैक्ट, हम उनको कैसे कम कर सकते हैं, व्हाट आर द मेजर्स टू शॉर्ट द प्रॉब्लम्स विच इज़ क्रिएटेड बाय द इको टूरिस्ट। और वो अगर बहुत ही ध्यान से नहीं करेंगे तो उनके द्वारा जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की गई है उसको
सॉल्व करने के लिए व्हाट आर द कंपैरेटिव मेजर्स। तो ये कंपैरेटिव मेजर्स हमको कैसे अपनाने हैं कि पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूल तथा स्थानीय लोगों की जीवन शैली को प्रभावित किए बिना ही आप वहाँ पर पर्यटन करें, उसको प्रोत्साहित करें। पर्यटन के अविवेकपूर्ण विकास पर प्रतिबंध होना चाहिए। जैसे संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि द्वीप हैं, तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल इलाके हैं, हिल्स हैं, अगर इनको ध्यान से नहीं संरक्षित किया गया तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर होने की संभावना है। आजकल देखिए, पहले माउंट एवरेस्ट पर कोई नहीं चढ़ पाते थे, लेकिन अब इतना कॉमन हो चुका है, और जब भी वहाँ पर ट्रैकिंग होती है, और बहुत सारी ऐसे सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ट्रैकिंग को बढ़ावा देते हैं और अपनी पूरी की पूरी एक तरीके से सीरीज़ को भेजते हैं, मतलब लोगों के बैच को भेजा जाता है वहाँ पर। अब वो बैच जा रहा है तो अपने साथ प्लास्टिक की बॉटल्स लेके जा रहा है। कुछ लोग सेंसिबल होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सेंसिबल नहीं होते हैं, वो लोग वहीं पर डिस्पोज करते हैं उसको। अब अगर प्लास्टिक की मात्रा को आप किसी भी तटीय क्षेत्र पर, समुद्री इलाकों पर चले जाएंगे, या फिर प्लास्टिक की मात्रा को आप बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़ में छोड़ देंगे, तब वो चीज़ बहुत ही खतरनाक हो जाएगी और इसको कम करना चाहिए। इसके अलावा हमें पर्यावरणीय उपायों को लिए समर्थन जुटाना चाहिए। हमें टाइम टू टाइम इस तरीके के ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल सेमिनार्स, इस तरीके के अवेयरनेस रैली, जिससे आम जनता को भी पता चले कि किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, जिनको संरक्षित करना है हमें, और उसके लिए कदम बढ़ाना है। जागरूकता को बढ़ाना है, उत्तरदायित्व को पूर्ण विकास की वकालत करनी है हमको, और व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन के थ्रू ही हम इको टूरिज़्म को डेवलप कर सकते हैं और सेंसिबली डेवलप कर सकते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हमेशा हर गोल में की जाती है, किसी भी विकासशील देश, किसी भी विकसित देश के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें इको टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट याद करना है, समझना है और इसके बारे में जानना है। और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें यही बताया जाएगा, यही पूछा भी जाएगा कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कितनी पाई गई हैं, इसके लिए हमें कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए, अगर इको टूरिज़्म हो रहा है तो उससे क्या पर्यावरणीय नुकसान हो रहे हैं, इनको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्यावरण को विकसित किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल आपका टॉपिक है, जो कि मुझे लगता है इससे कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आपको सारे नोट्स भी इसके दे दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।